नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि अगर परिवार और दोस्तों का प्यार साथ हो तो इंसान जिंदगी की कोई भी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन कई बार वो अपनों से ही मात खा जाता है और बदले में जिंदगी हार बैठता है। आज की ये कहानी ऐसी ही कश्मकश से घिरे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें जिंदगी से प्यार तो था, लेकिन इस बात का आभास नहीं था कि मौत चुपके चुपके उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और ऐसे कई सुलगते सवाल छोड़ जाती है जिन पर वक्त रहते संजीदगी से गौर करना बेहद जरूरी है। आदित्य, सामान घेऊन ये लवकर तुझं। माँ, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। चल जल्दी सामान लेके आ। सामान तैयार है, बस लेके आ। दोस्तों से बातें करने मत बैठ जाना, जल्दी से नीचे आ। नहीं, 5 मिनट। लवकर ही। अरे भैया कैसे? अबे कितना टाइम लगा है? मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। चल 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 चल। ओके, बाय बाय बाय। अरे आंटी, खुश रहो। एक्चुअली आंटी हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं तो इतनी देर क्यों हो गई इसे? मैं देख कर आता हूँ। इंसान की सांसें घड़ी की सुइयों की तरह से होती हैं, जो चलते चलते कब रुक जाएं कोई नहीं बता सकता। कुछ ही पल पहले जिंदगी से भरा हुआ आदित्य अपनी माँ अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रहा था और एक ही पल में उसकी हंसी उसकी जिंदगी खत्म हो गई और पीछे रह गई तो बस उसकी माँ की सिसकियां। तो क्या आदित्य ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी हत्या? अचानक हुई इस सनसनीखेज मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। संभालो संभालो अपने आप। चलो सिखा। कहाँ से कूदा ये? वहां ऊपर से कूदो सर। एम्बुलेंस को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पूरा टेरेस चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मैं इधर का सेक्रेटरी हूँ साहब। यहाँ का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नहीं साहब, वो कभी कभी गार्ड ऊपर जाता है और पानी बंद करने के लिए तो भूल जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ? आप कौन? मौसा आदित्य का। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे। आदित्य की माँ भाईंदर में रहते आणि आदित्य इथे पेंगेश म्हणून राहायचा। मीरा रोड से भाईंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर आप लोग भाईंदर और ये आदित्य मीरा रोड में क्यों रहता था? वो भी एज अ पेइंग गेस्ट। तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी तो मैंने उसे कहा कि कहीं पर पेंगेश के तौर पर रह जा, जो पण खर्च होईल तो मैं करेंगे। और आदित्य के पिताजी? वो तो नहीं है, मतलब छोटा था बहुत आदित्य, तब उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उनकी। हम लोग यहाँ सब सामान लेने आए थे आदित्य का। उसका सामान क्यों लेने आए थे? जी वो 2-4 दिन पहले उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। आदित्य क्या है? हाँ, ये क्या कर लिया तूने? मैं ठीक हूँ माँ, तो क्यों चिंता करती है? तू चुप कर। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? देखिए, आप घबराइए नहीं, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस है। मुझे चिंता होती है ना तेरी। मुझे कुछ नहीं पता, तो बस मेरे साथ वापस घर चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है माँ। आदित्यची तबीयत खूप बिगड़ली होती। मैंने उसे कहा कि अब वो हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए आज हम उसे लेने आए थे। बस माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनूंगी, खा। ऐसे जबरदस्ती मत खिला माँ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वहीं ठीक हूँ। बगल वाला कमरा तैयार हो गया है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। चल 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 चल, मुखर मुखर मुखर। आदित्य को कोई प्रॉब्लम थी या टेंशन थी जो उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया? मेरा बेटा हमेशा खुश रहने वालों में से था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सर, मला अशा नक्की वाटते की किसी ने आदित्य के साथ कुछ किया है सर। आपको किसी पर शक? नहीं सर।
और आदित्य के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था जिसका नतीजा उसके मौत की शक्ल में सामने आया हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी लड़की को लेकर कोई बात? नहीं नहीं सर, सर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे सर। फिर क्या हुआ जब आदित्य बेहोश हुआ था? सर हम पास में ही डॉक्टर अस्थाना के क्लिनिक पे उसे ले गए थे, तो डॉक्टर अस्थाना ने ही बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। उसकी माँ और मौसा जी को पता चला कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, तो वो उसे अपने घर ले गए। और आंटी भी यही चाहती थी कि आदित्य उनके साथ रहे। सर वो उस दिन अपना सामान लेने ही आया था सर। सर मुझे तो ये सुसाइड का केस लग रहा है। मात्र एक जान गई है। जब भी कोई सुसाइड होता है या मर्डर, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। पता करें ये फूड पॉइजन के अलावा कुछ नहीं होता। और हाँ, वो डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर अस्थाना। हाँ, ये लड़का आया था यहाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी इससे, लेकिन क्या हुआ? इसकी मौत हो गई। और कैसे? टेरस से गिरने से। जब ये आपके पास आया था तो इसके हाव भाव या बिहेवियर से आपको लगा कि ये परेशान हो या किसी उलझन में हो? इसके दोस्त जब इसे यहाँ ले आए थे तब ये बेहोश था। जब इसे होश आया तो मुझे वैसे कुछ नहीं लगा। अब इसे कोई परेशानी थी या नहीं, ये तो इसके घर वाले या दोस्त ही बता सकते हैं। आप श्योर है कि इसे फूड पॉइजनिंग ही हुई थी? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट रिसेप्शन से ले सकते हैं। ठीक है। उसकी अपनी जिंदगी इतनी अधूरी कैसे रह सकती है? पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी, तो क्या आदित्य के साथ उसका सच भी चला गया था, या फिर कोई था जो कुछ जानता था? हेलो। उससे मार डाला उसे। कुछ करो ना, मार डाला उसे। हेलो, किसने मारा किसको? हेलो मोरे, कंट्रोल रूम में अभी जो लास्ट कॉल आया था उस नंबर को फॉलो अप करके मुझे बताओ अभी। सर हाँ बोलो। लास्ट कॉल महेंद्र के पीसीओ से आया था। हमने वहाँ जाकर पता किया, लेकिन सर पीसीओ वाले को कुछ नहीं पता कि कॉल किसने किया था। दिन भर काफी लोग आते हैं वहाँ कॉल करने। सर, आदित्य के बॉडी की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी पे चोट के निशान है। लगता है किसी के साथ मारपीट हुई। और सर उसके खून में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। ये कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर फ्लैट में अपना सामान लाने गया था, फिर नशे में मारपीट कैसे कर सकता है? और वो भी तब जब उसकी माँ और मौसा उसके लौटने का नीचे इंतजार कर रहे थे। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि आदित्य बड़ा खुशमिजाज लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जो पेड़ फलों से लदा होता है ना, लोग उसे ही पत्थर मारते हैं। उसके दोस्तों से अच्छे से पूछताछ कर। सर मार के रहो सर, मार के रहो सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। उस दिन हमने बताया था कि घर में पार्टी हो रही थी सर, कुछ बियर और वाइन आई थी सर, तो उसमें से कुछ बच गई थी, तो हो सकता है आदित्य ने उसमें से कुछ पी ली हो सर। आदित्य ने शराब पीकर नशे की हालत में खुद को मारा पीटा? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य 3 दिन से अपने घर में ही था, उससे पहले मारपीट नहीं हुई सर। अगर हुई होती तो वो हम लोगों को जरूर बताता सर। हाँ सर, हम लोग सच कह रहे हैं सर। सर मैं जब तीसरी माल से नीचे आ रहा था, मुझे ऊपर से आवाज तो आई, मानो ऊपर कोई लड़ रहे थे। ठीक है, मात्रे ऊपर चलकर पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ सुना। सर नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। मात्रे ऐसे कैसे हो सकता है? आपके नीचे वाले फ्लैट में आवाज सुनाई देती है और आपको कैसे आवाज सुनाई नहीं दी? अब किसने क्या सुना क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी बता सकता हूँ कि मुझे कोई आवाज नहीं आई। सर मैं टेरेस पे हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मात्रे नीचे आ जाओ। अब आपको कुछ कहना है? हाँ, लड़ाई की आवाज आई थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये स्टूडेंट्स का इलाका है, हम फैमिली वाले वैसे परेशान रहते हैं यहाँ, और वैसे भी मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। वाह अनुपम साहब वाह, आप लोग चाहते हैं कि पुलिस आपके छोटे मोटे झंझट में पड़े, लेकिन पुलिस की मदद करना आप लोगों को झंझट का काम लगता है। यही हादसा अगर आपके घर में हुआ होता तब भी आप यही कहते। आम जनता की मदद करना पुलिस वालों का काम है, और पुलिस की मदद करना आम जनता का काम नहीं है।
आदित्य की बॉडी पे जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ बता सकते हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और 3 दिन से वो घर पे ही था। त्याच्या अगोदर काही झाला असेल तर ते आम्हाला माहित नाही साहेब. त्याच्या अगोदर काही नाही झालं. जखम ताजा थे. ठीक है. लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान से इतना तो साफ था कि मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। तो क्या किसी ने मारपीट कर आदित्य को ऊपर से नीचे फेंक दिया था? आदित्य की मौत का सच जानने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। सर, आदित्य के कॉल रेकॉर्ड्स इसके मुताबिक वो किसी आशीष अनुपम से बहुत ज्यादा बात किया करता था आणि जेव्हा हे सगळं झालं त्याच्या आधी आदित्यच्या फोनवरनं 2 कॉल झाले होते. एक आशिषला आणि एक सौरवला. आशीष अनुपम. अनुपम सर ने कोई देखा हुआ लगता है. जिस दिन आदित्य के साथ ये हादसा हुआ तेरी लड़ाई हुई थी उसके साथ और तेरी आवाज थी इसलिए तेरे बाप को नीचे वो सुनाई नहीं दी. हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन, लेकिन वो आदित्य मेरी बहन अनीशा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था सर. वापिस आके तूने आदित्य को मार डाला. नहीं सर, मैं उसके बाद ऑफिस चला गया था सर. तू आदित्य के साथ फोन पर इतनी बातें क्यों करता था? नहीं सर, मैं आदित्य से बात नहीं करता था सर. तो फिर कौन बात करता था? सर वो फोन नंबर मेरे नाम पर है, लेकिन मेरी बहन यूज करती है सर. सर बता रहा हूँ सर. आदित्य ने मुझे फोन किया था सर. वो मुझसे फिजिक्स की बुक मांग रहा था. सच बोल रहा है तू? जी. चल जा. अरे जा. कि आशीष का फोन अनीशा इस्तेमाल कर रही है और आदित्य और अनीशा के बीच दिन रात बात होती है. इसका मतलब आदित्य अनीशा पे जबरदस्ती नहीं कर रहा था. जो कुछ भी हो रहा था वो अनीशा की मर्जी से हो रहा था. शायद आदित्य ने पहले से पी रखी थी. चलकर इस अनीशा से मिलकर हमारी कहानी और उसकी कहानी कितनी मैच होती है वो देखते हैं. हेलो. मार डाला उससे. कुछ करो ना. वो जो छत से गिर गया, मार डाला उससे. हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. वो कौन था जो बार बार पुलिस को फोन करके इशारा कर रहा था कि आदित्य की मौत आत्महत्या नहीं हत्या है? क्या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहा था, या फिर वो आदित्य के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो शायद किसी को नहीं पता था और वो बिना सामने आए अपनी बात रख रहा था? लेकिन पुलिस अब भी सच से काफी दूर थी. बेला का क्या आदित्य के साथ कोई ताल्लुक था? हेलो. हेलो सर, आपके एरिया से बार बार एक औरत फोन कर रही है. वो बार बार कह रही है कि उसे मार डाला, जो छत से गिर गया उसे मार डाला. ठीक है. सर, पीसीआर पे किसी लड़की का फोन था. वो कह रही थी छत से जो गिर गया उसको मार दिया. सर छत से गिर के मरने का केस तो आदित्य का है, और अगर ये कॉल आदित्य के बारे में ही है तो ऐसा कॉल कर कौन रही है? वही जो इस केस के बारे में और भी कुछ जानती है. तुमने हमें फोन लगाया और हम लोग तुरंत आ गए. सर बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे. लेकर चलो इसे. सर मेरी बात सुनिए सर. सर मेरी बात सुनिए सर. सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मेरे भाई आशीष ने आदित्य के साथ कुछ नहीं किया. आदित्य तुम्हें छेड़ता था इसलिए तुम्हारे भाई आशीष ने उसे मार डाला. नहीं सर, आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी बोलूंगी. आदित्य एक अच्छा लड़का था. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. जिस दिन वो यहाँ से जा रहा था उसने मुझे कॉल करके टेरेस पे मिलने बुलाया था. वो सब तो ठीक है अनीशा, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. क्या करूँ आदि, मेरे घर में सबको हमारे बारे में पता चल चुका है और किसी को भी मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं है. मगर अनीशा, आई लव यू. आई लव यू टू आदि. लेकिन पापा हमारे रिश्ते के बारे में कभी नहीं समझेंगे. जब से उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला काफी नाराज है मुझसे. वो कभी मेरी शादी अदर कास्ट में नहीं होने देंगे. तो ये सब तुम पहले नहीं सोच सकती थी? आदि, लेकिन मुझे जाना होगा. और फिर
आशीष भैया मुझे रूम में लॉक करके ऑफिस चले गए। तो तुमने पुलिस स्टेशन में फोन करके ये क्यों बताया कि आदित्य को किसी ने मारा है? सर मैंने आज से पहले कभी पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं किया, आज पहली बार पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको पहले कुछ भी बताती तो आप आदित्य की मौत के लिए मेरे पापा और भैया पर शक करते। आदित्य जब तुम्हें मिलने आया था क्या वो नशे में था? नहीं सर। सर, आशीष के ऑफिस के एंट्री रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। हादसे के वक्त वो ऑफिस में ही था। सवाल ये है मात्रे, ऊपर इतना सब कुछ हो रहा था, मार पिटाई झगड़ा, उसकी आवाज इन्होंने नीचे सुनी कैसे नहीं? मैं वहीं नीचे खड़ी थी पर मुझे कोई आवाज नहीं आई। नीचे गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही थी और नीचे तमाशा भी चल रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, जाओ तुम। ये आदित्य के कॉल रिकॉर्ड निकला और दोबारा से मात्रे, इस आदित्य के बाप के बारे में जरा पता करो। सर, सर ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर इतना पता है आदित्य के जन्म के बाद उसके पिताजी चल बसे थे। उसके बाद आदित्य और उसकी माँ अपनी बहन के पास रहने लग गए। कभी देखा नहीं उनके पिता को, हाँ पर सुना है उनके बारे में। अरे कुछ मत पूछो सर, इनके घर में तो दिन रात लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, अब जाइए। आदित्य बहुत अच्छा था पढ़ाई में, इस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट था, हमेशा मार्क्स भी अच्छे आते थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। मुझे आदित्य के डॉक्यूमेंट्स देखने। जी जरूर। इन्हें दीजिए। सर, आदित्य के कॉलेज जाके उसके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। वहां उसके फादर्स नेम की जगह पे आकाश जोशी का नाम लिखा है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जी वो शिखा मेरी पत्नी मधु की सगी छोटी बहन है, घर पर अक्सर आ जाया करती थी आणि आम्ही प्रेमात पडलो, फिर शिखा प्रेग्नेंट हो गई। मैं प्रेग्नेंट थी, ये बात हम लोगों को बहुत लेट पता चली और इस वजह से मेरा अबॉर्शन नहीं हो पाया। मुझे तो सब पता था सर, लेकिन मैं क्या करती, तमाशा खड़ा करके अपनी शादी तो नहीं बर्बाद कर सकती थी ना। समाज के डर से मैंने शिखा को अपने पास अपने घर में ही रख लिया आणि सगळ्यांना सांगितलं की उसका पति मर गया। तो हम दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, बस हमारी शादी नहीं हुई। आकाश के साथ प्यार और ये रिश्ता सब मेरी ही गलती थी। उस घर में न कभी मैं खुश रह पाई और न कभी मेरा बेटा, इसलिए उसे नई गेस में शिफ्ट होना पड़ा। मैं जानती हूँ मेरे आदित्य को किसने मारा है, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। आदित्य को आकाश ने मारा है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा घर वापस आए। आकाश ने ही मेरे बेटे की जान ली है, उसने उसे धोखा दे दिया था, मैंने खुद देखा है। खोटे संग देते, बकवास कर रही है शिखा। मैं क्यों मारूंगा खुद अपने अपने बेटे को? सब कम से कम मरने के बाद तो उसे बेटा कहा तूने। तेरे पास तो कई वजह थे उसे मारने की, मौका मिलते ही धक्का दे दिया उसे। नहीं नहीं साहब, मैंने धक्का नहीं दिया उसको, मैं तो खुद गया था ऊपर उसे ढूंढने। सर आदित्य, कुठे आहेस तू आदित्य? तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि नीचे इंतजार करते करते तू चिढ़ गया था, बेटे को ढूंढने के लिए ऊपर गया, उसे बियर के नशे में देखकर गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसे धक्का दे दिया। नाही साहेब, नाही, असं काहीच नाही, मी खोटं नाही सांगते साहेब, असं नाही केलं मी। वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तो तू हमारा मेहमान है। सर
अगर आदित्य को आकाश ने मारा ये बात आपको पता थी तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आकाश अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो बेटा जो अपने बाप के प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसता रहा और उसके मरने के बाद भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए आप कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके बता रहे थे कि आदित्य को किसी ने मारा है। कैसा फोन सर? मैंने कोई फोन नहीं किया। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो इंसान कितना खुश होगा। अगर कोई हर वक्त जी भरकर हंसता है तो उस इंसान की हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि शायद तकलीफें और परेशानियां उसकी जिंदगी की गलियों से कभी गुजरी ही नहीं होंगी। लेकिन अक्सर ये सच नहीं होता। खुश रहना, हंसते रहना कुछ लोगों का नसीब नहीं बल्कि उनके जीने का तरीका होता है, उनकी आदत होती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर आंसू बहाने की। आदित्य की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था, वो अपनों के बीच भी पराये था, लेकिन कभी ये सब उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी ऐसी कई परतें थी जो खुलनी बाकी थी। हेलो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ो ना। जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। हेलो 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 हेलो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ो ना। जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। आदित्य के माँ के कहने पर आदित्य के बाप को मर्डर केस में अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन ये कौन कर रहा है बार बार? सर, आदित्य की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पेट में जहर के ट्रेसेस मिले और पेट को शायद वॉश आउट किया गया, अंदर नसों में सूजन है। इसका मतलब उस दिन पार्टी में आदित्य को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, किसी ने जहर दिया था। सच कह रहे सर, सच कह रहे सर, हमने कुछ नहीं किया है सर, सच कह रहे सर। लोगों ने से जहर देकर मारने की कोशिश की है। नहीं सर, वो जहर उसने खुद खाया था सर। आपको पता है इसने जहर खाया था? जहर? तुम लोग इसे यहाँ वक्त पर ले आए, नहीं तो इसकी जान चली जाती थी। ये पुलिस केस है। नहीं सर, पुलिस को इन्फॉर्म मत करिएगा सर। सर एक्चुअली क्या था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में था सर, इसलिए इसने जहर खुद खाया था सर। हम लोग पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहते सर। हाँ सर, ये पुलिस केस है। आई हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। सर, हम लोग सर स्टूडेंट है सर। देख लीजिए हम लोग करियर खराब है, प्लीज सर। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने खुदकुशी की? सर, जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसका फोन मुझे फिजिक्स की बुक के लिए नहीं आया था सर। कोई भी उसकी आवाज सुनकर ये नहीं कह सकता था कि वो मरने वाला है। पहले तो मैंने पुलिस को नहीं बताया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर अचानक वो मर गया सर। मैं डर गया था सर, पिछली बार का सच छुपाने के लिए उसमें मैं फंस जाऊंगा सर, इसलिए चुप रहा सर। किसी ने उसका मर्डर नहीं किया सर, उसने सुसाइड किया है। फिर एक कहानी, फिर एक झूठी कहानी, फिर एक झूठी कहानी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, उसने सुसाइड किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। आई एम सॉरी सर, उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, उससे जहर खा लिया था। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने पैसे लेकर रिपोर्ट बदल दी। तेरी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अगर उसी दिन तूने आदित्य के घर वालों को बता दिया होता कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो वो लोग उसका ख्याल रखते, उसे समझने की कोशिश करते, लेकिन तेरी जेब गर्म थी तो तेरी इंसानियत ठंडी पड़ गई। सर, आदित्य बहुत अच्छा लड़का था सर, वो हम लोगों की बहुत केयर करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि उसे कुछ हो गया है, खुद में सिमटा हुआ सा लगता था। ऐसा लगता था कि उसने अपने अंदर एक अलग दुनिया बसा ली हो, उसी में उलझ कर रह गया था। इसलिए कई दिनों से वो बहुत परेशान भी रहता था। ये तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सब आप क्या दावे के साथ कह सकते कि उसने खुदकुशी की है सर?
कभी कुछ नहीं करोगे। तुम लोग उससे भी नहीं बचा पाए, मुझे भी नहीं बचा पाओगे। हम लोगों ने आदित्य के केस की अच्छे से स्टडी की है और हमें लगता है कि आदित्य का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड? नहीं नहीं सर, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। माना कि वो परेशान था, लेकिन परेशानी किसकी लाइफ में नहीं होती। मेरा बेटा परेशानियों से घबराने वालों में से नहीं था, तो मैं भी खुश रहा सर। कभी कभी खो जाता था कहीं। इंसान अक्सर अपने ख्यालों की एक दुनिया बना लेता है और उन्हीं ख्यालों में खो जाता है, उलझ जाता है। ऐसा तो सबके साथ होता है ना? जी नहीं, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग अपने मन की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें असली जिंदगी का पता ही नहीं चलता। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। ऐसा लगता था जैसे वो भी दोहरी जिंदगी जी रहे हो, बिल्कुल आदित्य की तरह। ये क्या कर रही तू? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आदित्य दोहरी जिंदगी जी रहा है। आपके बाबा के साथ क्या हुआ था? जी, उन्होंने आत्महत्या की थी। किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत अजीब से हो गए थे वो। हम सबको लगता था कि वो पागल हो गए हैं। लोगों का ऐसा कहना था कि उन पर भूत का साया है। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। इस बार उसने अपने पिता के मोबाइल से फोन किया और उसने अपने हाथ की नस काट कर जान देने की कोशिश की। क्या? मात्र गाड़ी गाड़ा। भैया बहुत अच्छे थे। तमाशा दिखाते वक्त मुझे चोट लगती तो सब लोग हंसते, लेकिन वो भैया कभी नहीं हंसते। वो मेरा दर्द समझते। तमाशा दिखाते वक्त मैं सबके सामने हंसती थी, लेकिन अंदर ही अंदर चुपके मैं रोती थी। मुझे मालूम है वो भैया भी मेरी जैसे रोया करते थे चुप चुप के। हम उस दिन तमाशा कर रहे थे तो भैया की गाड़ी आई थी, मुझे चोट लगी थी तो मैं किनारे जाके बैठी थी। मैं ऊपर देखा तो भैया छत पे थे, तो वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी। फिर भैया ने ऊपर से हाथ दिखा, भैया कूद गए। मैं भी भैया की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं समझता। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ। बाबा को भी यही चाहिए ताकि बाबा को मेरी वजह से और पैसे मिले, ताकि मैं और मोटी हो जाऊँ और भद्दी हो जाऊँ। मुझे कोई नहीं समझता। साहब, इसके जोकर वाले काम से खुश होके तो सब इसको पैसा देते थे, और दूसरा काम तो ये करना ही नहीं चाहती। तू उसे टॉर्चर करेगा? बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। अब हम बनाते तुझे जोकर और अपना तमाशा दिखाना हमारे लॉकअप में। मात्रे ले चलो इसे। बात तो सुनो साहब, सब कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। कई बार जिंदगी भर साथ रहकर भी कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाता, और कई बार बस प्यार के दो पल ही एक मजबूत रिश्ते को खड़ा कर देते हैं। बेला कोई आदित्य की रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन आदित्य की एक सहानुभूति की नजर नहीं बेला को अपनेपन का एहसास दिलाया था। आदित्य की मौत को हम भले ही क्लिनिकल डिप्रेशन कह लें या एक पल में लिया गया फैसला कह लें, लेकिन सच ये है कि आदित्य की मौत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है।
ये अंत है उस चिंगारी का जो धीरे धीरे उसके अंदर सुलग रही थी, और जब उस चिंगारी ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया तो ये दर्दनाक अंजाम सामने आया। क्राइम पेट्रोल सभी माता पिता से निवेदन करता है कि अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के साथ साथ समय दें, उनकी परेशानियों को, उनकी दिमागी हालत को समझने की कोशिश करें, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करें। और नौजवानों से हमारा निवेदन है कि मौत को अपनी परेशानियों का हल हरगिज ना बनाएं। याद रखिए, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन इंसान को नहीं हरा सकती है जब तक कि वो खुद हार न मान ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। दुनियादारी के बाजार में अपने हुनर और मेहनत की रोटी तो हम सभी कमाते हैं, लेकिन अगर मेहनत को सही दाम और हुनर को अच्छी शोहरत ना मिले तो कोशिश ऐसी जुगत लगाने की होती है जो सच्चे कदरदान और अच्छे खरीदार हम पे नजर करें। लेकिन जो लोग बिकने और दिखने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, उन्हें कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती है। ओहो, देख के मुड़ा करो ना जी। मेरे पीठ में आंख लगी है जो देख के मुड़ू बात कर रही है। अरे टिफिन गिर जाता ना तो सारा का सारा रायता फैल जाना था। रायता तो वैसे ही फैल ही रखा है। सवेरे सवेरे ना मुंह फुला के नहीं जाते। अरे मिट्टी डालो, मुस्कुराओ ना। दुकान खोलने का टाइम हो रहा, चलता हूँ। बड़े अनरोमांटिक हो गए हो। कहीं किसी और पे दिल तो नहीं आ गया? डॉली, तू अपने जग्गी पे शक कर रही है? अरे मजाक कर रही थी। बुरा ना मानो, डॉली है। डॉली, तूने फिर से इस तरह का मजाक किया ना तो मैं तेरा हेयर स्टाइल बिगाड़ दूंगा मैं। अरे ऐसे रहा करो ना मुस्कुराते हुए। चलो अब छेती छेती जाओ और देखना जाते के साथ आपकी बोनी होगी। चलता। हाँ, कभी गुस्सा कभी हंसी। ये जग्गी जी भी ना बिल्कुल स्प्लिट पर्सनालिटी है। तेजस, तू स्कूल से वापस क्यों आ गया? ये कपड़ों का क्या हाल बना रखा है तूने? बेटा झगड़ा उगड़ा हुआ क्या? बता ना बेटा, क्या हुआ? होना क्या है? तू जरा आप और सुनना मुझे पड़ता है। तेजस, बदतमीज। जग्गी जी आप अपना मूड मत खराब करो। मैं इससे बात करती हूँ ना। तुमने सुना क्या बोला उसने? हाँ, मैं बात करती हूँ। आप जाओ, आप जाओ। बेटा देख, कोयले की दलाली में ना हाथ काले करने पड़ते हैं और हर काम होता है। तेजस, अब देख, सर्कस के जोकर का भी तो बेटा होता है ना, लेकिन सर्कस का जोकर भी तो इंसान होता है। देख तू ना जिसको जो बोलना बोलने दे, तू बस अपनी पढ़ाई पे। मम्मी, जोकर की बीवी बनने में ना आपको प्राउड होगा। मैंने तो शर्म आंधी की नहीं होता बेटा। तेजस, पाजी, 10 मिनट में कस्टमर आने वाले। तेजस, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। पता है, पैसा कमाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब बड्डा होगा ना तब अक्ल आएगी तुझे। देख, तेरे पापा जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए तो कर रहे हैं ना। मैंने तो डाउट होता है कि मैं उन्हीं का बेटा हूं कि। तेजस, दोबारा अगर ऐसी बात की ना तो तेरी जबान खींच लेनी है मैंने, समझा? कल तेरे फ्रेंड ने ना
मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। क्यों? अरे क्या बोलूं मैं, बोली नया हेयर स्टाइल कर दूं, तो मैंने सीजर उठाया तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। जब मैंने कटिंग शुरू किया तो उसके नए बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। एक्स बॉयफ्रेंड, नए बॉयफ्रेंड। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, रिंग कट, रिंग कट। यू नो व्हाट, आई गॉट, मैं तंग आ गया था। अच्छा, उसके बॉयफ्रेंड का छोड़, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मेरी लाइफ मेरी वाइफ। ओ रियली? तूने कभी बताया नहीं तेरी वाइफ भी है? क्यों, शॉक लग रहा है या गिल्ट फील हो रहा है? जेलस हो रही हूँ। नॉटी। चलो, योर पेडिक्योर इज डन। पोशाक और तौर तरीका बदलने से हस्ती तो बदल सकती है, लेकिन अगर जिंदगी के प्रति नजरिया दो तरफा हो तो दो नावों का सफर डुबो भी सकता है। डूबने वाला तो फिर भी मासूम कहलाता है, लेकिन डुबोने वाला कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। डॉली, ये दरवाजा क्यों खुला रखते हो? चल खाना लगा दे, भूख लगी है मुझे। तेजस, ओ तेजस पुत्र। दुकान से आया था घर लंच करने के लिए, घर खुला था, अंदर गया तो देखा डॉली। घर में किसी तरह की लूट, कोई चोरी हुई? जी नहीं। आपका बेटा है ये? जी नहीं, ये मेरा दामाद है जोगिंदर। तो ये घर आपका है? जोगिंदर, जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहां पर थे? सर मैं अपने सैलून में था सर। 11 बजे से मैं डॉली को फोन लगा रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। जब 12 बजे तक उसने फोन नहीं उठाया तो मैं घर आया, पता चला कि डॉली सर बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क मिले हैं और मर्डर वेपन भी गायब है, लेकिन सर बॉडी पे ज्वेलरी इंटैक्ट है। डॉली के फादर भी कह रहे हैं कि घर से कोई सामान गायब नहीं है। तो अगर हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई तो ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। डॉली के फादर ने यह भी बताया कि जब वो घर पर आए तो घर का दरवाजा खुला था, यानी कि मर्डर करने वाला या तो घर का ही कोई आदमी है या फिर कोई जान पहचान वाला जिसे डॉली ने घर के अंदर आने दिया। जी घर पे मैं हूं, मेरा दामाद जग्गी है, मेरी बेटी डॉली थी और मेरा नाती तेजस। आपका नाती तेजस, वो कहां है इस वक्त? उसका फोन नहीं लग रहा, मुन्ना को भेजा उसे ढूंढने के लिए। ये मुन्ना कौन है? मेरी दुकान पे हेल्पर है जी। डॉली कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? डॉली मेरे पुत्र। पाजी वो तेजस तो आज स्कूल ही नहीं गया है। हाँ? क्या सर तेजस तो मेरे सामने स्कूल के लिए निकला था सुबह। कितने बजे निकला था? 7 बजे सर। और तुम कितने बजे निकले थे? सर मैं 8, साढ़े 8 बजे निकल गया था सर। और आप? जी मैं तो 10 बजे तक घर पर था। 10 बजे तक मैं डॉली को हंसता खेलता छोड़ के गया, आके उसे मरा हुआ देखा। मैंने तेजस को फोन लगाया, उसका फोन बंद आ रहा था। पता करो कि तेजस वाकई में स्कूल गया था या कुछ और हुआ है। तेजस के नाना कह रहे थे कि उसके पास एक मोबाइल फोन भी है। उसके लास्ट लोकेशन के बारे में मालूम करो। नाना और पिता इन दोनों के एलिबाइज को भी क्रॉस चेक करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो, हो सकता है कि कोई लीड मिले। ठीक है सर। शुरुआती जांच में माना जा रहा था कि डॉली की हत्या करने वाला शायद डॉली को जानता था, जो शायद डॉली की मर्जी से घर में आया था, या वो घर का सदस्य भी हो सकता है। हत्या का मकसद साफ नहीं था, लेकिन हत्या बेहद ही क्रूरता से की गई थी। इस केस में डॉली के बेटे, पति और पिता की भूमिका को भी खंगाला जा रहा था और पड़ोसियों के बयानों से भी इस केस के समीकरण जोड़े जा रहे थे। तेजस की गुमशुदगी क्या इस हत्याकांड से जुड़ा कोई और अपराध था, या फिर इस अपराध की आड़ में रचा गया कोई नया षड्यंत्र? सर, तेजस के स्कूल से पता चला है कि कल वो स्कूल नहीं गया था और कल सुबह 11 बजे तक उसका फोन उसके घर के आसपास के एरिया में ही एक्टिव था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली के मर्डर में तेजस का कोई कनेक्शन है और उसका फादर और उसका नाना उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सर हमें इस केस में तेजस के पिता जग्गी के किरदार के बारे में भी समझना होगा। ये देखिए सर, सुभाष कॉलोनी में जग्गी का एक सैलून है और वो अपने सैलून में गे के गेटअप में रहता है सर। गे के गेटअप में? यस सर, और मैंने इसके सैलून के आसपास भी पूछताछ की है। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है और सर काफी फीमेल क्लाइंट्स भी हैं इसकी।
बी स्ट्रांग जगी, हिम्मत रखो। तेजस का भी पता कर रहा, कल से नहीं आया, यहां जैगी जैगी बन के खड़ा मत रहा है। जग्गी के इन दोनों किरदारों के साथ हमें तेजस के गायब होने की पहेली को भी समझना होगा। सर, तेजस के फोन पर आखिरी बार कॉल एकता विहार के एक पीसीओ से आया था और उसका फोन भी दोपहर के 1 बजे एकता विहार में ही बंद हुआ है सर। जिस पीसीओ से तेजस को फोन आया था उसके आसपास पूछताछ कराओ। तेजस का फादर और उसका नाना, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और हरकिशन का जो हेल्पर है मुन्ना, उसे बुलाओ। हो सकता है कि हमें दिखाने के लिए उससे झूठ बुलवाया गया हो। वही पुलिस तेजस के एकता विहार में होने की लीड ढूंढ रही थी। नहीं सर जी, मुझसे किसी ने झूठ बोलने के लिए नहीं कहा। उस दिन मैं दुकान पे था और पाजी का मेरे पास फोन आया, बोले तेजस के स्कूल जाकर तेजस के बारे में पता करो। फिर वहां से जो मुझे पता लगा मैंने बता दिया। काम क्या करता तू हरकिशन के लिए? जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, उन्हें चाय पानी से लेकर जो जो वहां पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनवाने आते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करता हूँ और जो पाजी बोल देते हैं वो कर देता हूँ। जो पाजी बोलते हैं वही करता है, मतलब पक्का वफादार है। अगर उनसे वफादारी निभाने के चक्कर में हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? सर जी, बाय गॉड की कसम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता ना तो सच बोल। तेजस अपनी मां को मार सकता है? सर जी, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिन पहले पिछले संडे को मैं ना घर गया हुआ था सब्जी देने के लिए, तो मैंने देखा तेजस अपने पेरेंट्स से लड़ रहा था। मम्मी मैंने सारे स्कूल में चिढ़ाते हैं, बोलते कि तू नाजायज है, क्योंकि मेरा बाप गे है ना। कौन है ये बदतमीज? नाम बता सबके, सबकी जबान खींच लेनी है मैंने। किसकी जबान खींचोगे आप? कुछ खींचना ही है ना तो इनकी टांगे खींचो आप। से चलते जैसे कि कोई जनानी चल रही है। तेजस, जबान संभाल के बात कर, पापा है तेरे। सर, एकता विहार के जिस पीसीओ से तेजस को कॉल किया गया था उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। ना तो अभी तक तेजस के बारे में कुछ पता चल पाया है और ना ही उसके बारे में जिसने तेजस को कॉल किया था। तेजस के स्कूलमेट से पूछताछ करो। मुन्ना बता रहा था कि उसके स्कूलमेट्स उसको चिढ़ाते थे और इसी का गुस्सा वो अपने पेरेंट्स पर निकाला करता था। और जग्गी को फोन कर बोलो कि थाने आए। सर, जग्गी का फोन बिजी है। हेलो, सब इंस्पेक्टर विजय त्यागी बोल रहा हूँ, जग्गी से बात करवाइए। जी वो तो घर पे नहीं है। तेजस का कुछ पता चला? वो हम पता लगा रहे हैं। इस वक्त जग्गी कहाँ है? जी जग्गी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि तेजस को ढूंढने निकला है। तेजस को ढूंढने जा रहा है? लेकिन एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जी फोन किया था आपने? कहाँ हो? एकता विहार में? जी सर, मैं मानता हूँ एकता विहार मेरे सलून से थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन ना मैं अभी वहां पर था ना उस दिन था जिस दिन तेजस गायब हुआ। मगर तेजस का फोन एकता विहार में ही बंद हुआ। कोई दोस्त रहता है उसका वहां पर? जी कोई आइडिया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जग्गी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जानते हो डॉली का मर्डर उसी ने किया है? आप मेरे बेटे को ढूंढने के बजाय उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए सर आपको। शर्म उसे आनी चाहिए जो अपराध करता है, और अगर तुम एक अपराधी को बचा रहे हो तो अपराधी तुम भी हो। देखिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। वो क्या है कि डॉली की मौत और तेजस के ना मिलने से मैं चिड़चिड़ा हो गया था, मेरे मुंह से निकल गया। मैं माफी चाहता हूँ सर। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। वो बच्चा है सर, उसने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ आपको। जितना प्यार तुम तेजस से करते हो उतना प्यार वो तुमसे नहीं करता था। इनफैक्ट हमें तो पता चला है कि वो तुम्हें अपना बाप ही नहीं मानता था। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तेजस मेरा ही बेटा है। अगर तेजस तुम्हारा बेटा है तो जिस पहनावे में तुम अपने सलून पे रहते हो उसके पीछे क्या राज है? रोजी रोटी की मजबूरी है बस। कैसी मजबूरी? 5 साल पहले मेरा सलून जंगपुरा में था, लेकिन मैं वहां ऐसे बन के नहीं रहता था सर। फिर वहां एक नया सलून खुला जिसका कारीगर गे था सर। मेरे सारे कस्टमर्स उनके पास जाने लगे। आमदनी आधी से भी कम हो गई सर। खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा मुझसे कि जग्गी जी, तो इस बार समर्स में वेकेशन कैंसिल? तू तो जानती है डॉली, काम कितना मंदा हो गया। पापा जी से आपको पैसे लेने हैं नहीं, और इस तरह तंगी में ना मुझसे नहीं रहा जाता। कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करूं डॉली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप ना जंगपुरा वाली दुकान बेचकर किसी और जगह ले लो और नई शुरुआत करो, और थोड़ा रंग ढंग बदलो अपना। मतलब ये कि जग्गी की जगह जैगी बन जाओ।
ये क्या बोल रही है तू? जाकी जी, ब्यूटी, स्टाइल, मेकअप, इन सब पे सबसे ज्यादा पैसा लड़कियां ही खर्च करती हैं। और सोचिए ना, जहां लड़कियां होंगी लड़के अपने आप आएंगे। और भले ही आप में कितना भी हुनर हो, लड़कियां वहीं जाती हैं जहां पे उनको कंफर्टेबल फील होता है। और जाकी जी, चाल डाल रंग रंग बदलने से थोड़ी ना आप गे हो जाएंगे। पैसा कमाने के लिए अक्ल लगानी पड़ती है। एक बार ट्राई तो करो। मुझे ये सब नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं निकाल रहा हूँ मेकअप। अच्छा, कल तक परेशान थे कि धंधा मंदा चल रहा है, और अब मेरा आइडिया भी नहीं मानना है आपको? दुनिया में मेरा तमाशा बन जाना है यार। दुनिया गई तेल लेने जाकी जी, दुनिया वाले आके हमारे घर का खर्चा उठाएंगे क्या? तुम बार कुछ नहीं जकी जी, अगर आप अपने हिसाब से चले ना तो जिंदगी भर दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं कमा पाएंगे। फिर से शुरू करें, देखिए ऐसे। डॉली बहुत प्रैक्टिकल थी, मैंने उसकी बात मान ली। यस मैम, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कोई लेडी ब्यूटिशियन नहीं है क्या? देखिए जकी जी, आपका काम ऐसा है कि लड़कियों को तो आपको टच करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, लड़कियां ना मेल ब्यूटिशियन के साथ पहली बार में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। और कभी गलती से कोई क्लाइंट गुस्सा कर भी देना तो बस एक चीज का ध्यान रखना, तुरंत उसकी तारीफ कर देना। उसके बालों की, उसकी खूबसूरती की उसका ध्यान भटक जाएगा, और इतने समय में ना वो समझ जाएगी कि आप जग्गी नहीं जागी है। आप डोंट वरी, मैं हूं ना। बाय द वे, यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर। थैंक यू। लॉट ऑफ कर्ल्स। मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रेट। फिर उसके बाद मेरा सैलून चल पड़ा। एक क्लाइंट, लगातार क्लाइंट आने लगे, बहुत सारे क्लाइंट आने लगे सर। पर हमारा बेटा समझ नहीं पाया। पर वो हमारी परवरिश की वजह से नहीं सर, बल्कि उन नासमझों की सोच का शिकार बना जो किसी की मजबूरी को मजाक में उड़ा देते। सर, तेजस पहले पढ़ाई में काफी अच्छा था, उसकी मदर भी काफी केयरिंग थी। और फादर? सर, उन्हें कभी स्कूल में नहीं देखा। एनुअल फंक्शन या पेरेंट्स डे मीटिंग में भी तेजस के नाना और उनकी मदर ही आते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से तेजस काफी स्कूल अब्सेंट करने लगा था। कई बार तो उसने स्कूल बंक भी किया। हमने सुना है कि तेजस को उसके स्कूलमेट्स चिढ़ाते थे, क्या ये सच है? शायद, लेकिन तेजस ने इस बारे में कभी किसी को कंप्लेन नहीं की। हो सकता है कि वो डरता हो। वैसे उसे चिढ़ाता कौन कौन था? सर, हमें तो पता नहीं, पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है अभय, वो शायद बेहतर तरीके से बता सकता है। सर, सब तेजस को चिढ़ाते थे। सब कहते थे कि जैसे उसके पापा हैं वो भी वैसा ही है। सर, सबसे ज्यादा उसे सौम्या चिढ़ाती थी। सर, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन सौम्या और तेजस की फाइट नहीं होती थी। मुझे सौम्या से बात करनी है, बुलाइए उसे। सर, सौम्या तो कई दिनों से एब्सेंट है। जी सर। हमें सौम्या वशिष्ठ से मिलना है, एक केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है। केस? कैसा केस? आपकी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं गई, इसकी वजह जान सकते हैं? सर, उस तेजस ने इसका सर फोड़ दिया, इसलिए इतने दिनों से स्कूल नहीं गई। सौम्या, हमें पता चला है कि तुम तेजस का मजाक उड़ाया करती थी, उस पर कमेंट किया करती थी। सर, सब लोग उसे लूजर भी बोलते थे, इसलिए एक दो बार मैंने बोल दिया, लेकिन उसे पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। माना कि हम लोग उसे चिढ़ाते थे, पर उसकी हरकतें वैसी थी, वो गुस्से में कभी भी किसी को मार देता था। तेजस ने सौम्या को मारा तो आपने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस रात जब ये घर आई, इसने मुझे कुछ बताया नहीं, बहुत डरी हुई थी। फिर जब इसने मुझे बताया तो मैं तेजस के पेरेंट्स से मिलने जाने ही वाली थी कि मुझे पता चला कि उसकी माँ का मर्डर हो गया है। कहाँ जा रहा? पापा जी, सैलून जा रहा हूँ। तेजस 3 दिन से नहीं मिला। डॉली को मरे हुए अभी कुछ दिन हुए हैं और तुम्हें सैलून जाने की सोच रही है? पापा जी, 3 दिन से पुलिस ढूंढ नहीं पाई तेजस को। मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे ढूंढ सकता हूँ? यहाँ रह के मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा है डॉली के बिना। मेरा मन नहीं लग रहा है पापा। तो मन लगाने के लिए बाहर जा रहा है? बस पापा जी, बस।
साहब, ये रही डॉली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉली की बॉडी पर 7 बार स्टैबिंग की गई थी। ये डॉली ये काफी बन-ठन कर रहा करती थी ना, और उसका पति अपने सैलून पर एक गे बनकर रहता था। इस डॉली का कोई अफेयर भी तो हो सकता है। सर, डॉली के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है सर, लेकिन जग्गी के कॉल रिकॉर्ड से एक बात कंफर्म हो चुकी है कि इसका फोन सुबह 11 बजे से बंद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉली का कत्ल 11 से 12 बजे के बीच हुआ। तेजस का फोन भी उसी दौरान उसी एरिया में एक्टिव था सर, लेकिन 1 बजे के बाद इसका फोन भी बंद हो गया और तब से तेजस भी गायब है। सर, तेजस का गायब होना, डॉली का कत्ल होना और उसी दौरान इस जग्गी का फोन बंद होना काफी कोइंसिडेंटल लगता है सर। तुम सही कह रहे हो त्यागी। डॉली का मर्डर और तेजस के गायब होने के पीछे एक ही आदमी का हाथ लगता है, और वैसे भी इस जग्गी की भूमिका इस केस में शुरू से ही काफी सस्पिशियस है। डॉली, तेजस और जग्गी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जो कि डॉली के मर्डर की वजह बना। इस जग्गी से और पूछताछ करनी पड़ेगी। हरकिशन जी, जग्गी को बुलाइए। उसे कहाँ फुर्सत था, सुबह ही सैलून निकल गया। मैं जग्गी को समझ ही नहीं पाया। पता नहीं उसने मेरी बेटी को क्या घुट्टी पिलाई कि वो उसके प्यार में अंधी हो गई। और शादी के फौरन बाद जग्गी आपके यहाँ घर जमाई बन के रह गया। घर कहाँ था उसके पास, ना उसके माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार। लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे मैं हार गया। मैंने शादी कर दी, घर जवाई बना लिया। उसके बाद एक दुकान का लोन दिलवाया उसे, लेकिन सब उल्टा पड़ा। हाय, गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। यस बेबी, मैं आज क्या करता हूँ, तुम्हारे बाल को ना हेयर स्पा कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हेयर बहुत ड्राई हो गया है बेबी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, कितना सुंदर इयरिंग्स है। एक सेट मेरे लिए भी लाएगी बेबी? क्यों? मुझे किसी को गिफ्ट करना है। अच्छा, किसको? सैलून के साथ साथ रंग ढंग भी बदल गए हैं। ये क्या नौटंकी हो रही है सैलून में? पापा जी, वो धंधा बढ़ाने के लिए। धंधा बढ़ा रहे हो या हमारी इज्जत पे बट्टे लगा रहे हो, ये बता। उस जग्गी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मगर जग्गी तो कह रहा था कि गे बनकर ब्यूटी पार्लर में काम करने का आइडिया उसे डॉली ने ही दिया था। डॉली तो भोली थी, वो जैसा कहता डॉली मान जाती। और तेजस, तेजस पर इन सब का क्या असर पड़ा? तेजस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते थे। वो अपने पापा को कहता था कि इन सबको बंद करो, लेकिन जग्गी जब भी उसे कोई बात करता तो मार के कर। वो छोटा बच्चा बेचारा कब तक सहता? इस जग्गी का पूरा बैकग्राउंड निकलवाओ, पता करो कि ये वाकई में अनाथ है या कोई अलग ही शख्सियत है। तब तक मैं इससे दोबारा मिलता हूँ। ठीक है सर। जग्गी, जरा यहाँ पे ये साइड पे थोड़ा ठीक से सेट करना, और यहाँ से भी। गुस्सा ना करो, बुरा ना मानो, डॉली है। मत खींचो, दर्द होता है यार। ओ, दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। दिखाओ दिखाओ, बुरा नहीं मानो, डॉली है। जग्गी, क्या कर रहे हो ये? ओह सॉरी, मुझे लगा साबुन है, साफ कर दो। डॉली के पिता का बयान जग्गी की दोहरी शख्सियत पर शक के कई सवाल खड़े कर रहा था। अब यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं जग्गी का बैकग्राउंड किसी अपराध से तो नहीं जुड़ा था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस जग्गी से दोबारा पूछताछ करती, उन्हें तेजस की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। क्या तेजस का तुम वाकई में नहीं जानते कि तेजस का मर्डर हो गया या कोई ड्रामा कर रहे हो? आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारा ससुर कहता है कि तुम उसकी समझ के बाहर हो। तुम गे हो या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर जो किया है उसे कबूल करो।
मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया है? तुम्हारी बीवी को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम अपने काम धंधे पर वापस लौट गए, क्यों? तुम वाकई में डॉली से प्यार करते थे या डॉली का मर्डर भी तुम्हें किया है? नहीं सर, मैं डॉली से बहुत प्यार करता था। तो जिस दिन डॉली का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा फोन बंद क्यों था? मैं डॉली को लगातार फोन ट्राई कर रहा था, मेरे फोन की बैटरी चली गई। डॉली की फिक्र हुई तो मैं सीधा घर आ गया सर। जग्गी, तुम्हारा फोन 11 बजे बंद हुआ और तुम घर पहुंचे हो 1 बजे। हाँ सर, रास्ते में बाइक खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई सर। फिर से ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं कर रहा हूं सर, मुझ पर इतना घटिया आरोप मत लगाइए सर। मैं डॉली से बहुत प्यार करता था, उसे एक खरोच भी आए ना तो मैं सहन नहीं कर पाता था, और आप बोल रही मैं डॉली को मार दिया। और तेजस तो तुमसे नफरत करता था ना? लेकिन मैं उसे डॉली से कम नहीं चाहता था सर। उसके प्यार के लिए मैं तरसता था, बाप होने के नाते उसके प्यार के लिए मैं तरसता था। अब देखो, डॉली के बाद मैंने उसको भी खो दिया, उसको भी खो दिया। तेजस कहाँ चला गया तेजस? पानी मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला सर, जिस दिन डॉली का मर्डर हुआ उस दिन 12 बजे जुनेजा गैरेज में जग्गी अपनी बाइक ठीक करवा रहा था, और जिस दिन तेजस की बॉडी मिली वो अपने सैलून में ही था। मगर एलिबाई खड़ा करना उसकी कोई चाल भी तो हो सकती है। हो सकता है कि ये सब करने के लिए उसने किसी और को हायर किया। नहीं सर, मैंने जग्गी के बारे में पता किया है सर, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और वो अनाथ है। सर, जग्गी और डॉली के बारे में एक बात पता चली है और वो यही है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। सर, हो सकता है कि जग्गी को इस बात का डाउट हो कि तेजस ने ही डॉली का मर्डर किया है और तेजस से बदला लेने के लिए ही जग्गी ने यह सारा षड्यंत्र रचा। तेजस के स्कूलमेट से पूछताछ करो। उसके स्कूलमेट्स उसे गे का बेटा बोलकर चढ़ाया करते थे और इसीलिए उसने सौम्या का सर फोड़ा था। यह भी हो सकता है कि तेजस सौम्या और उसके दोस्तों के टॉर्चर का शिकार हुआ हो। सौम्या और जग्गी इन दोनों पर नजर रखो। ठीक है सर। इस केस में पुलिस अब एक तरफ सौम्या की भूमिका को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जग्गी पर भी नजर रखी जा रही थी। सर, हमने सौम्या और जग्गी दोनों पर नजर रखा था। जग्गी के बारे में कोई खास बात तो पता नहीं चली है सर, लेकिन सौम्या के बारे में एक खास बात पता चली है। सर, सौम्या ने अभी तक स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब से वो एब्सेंट है तब से वो अपने माँ के साथ अक्सर एक क्लिनिक में विजिट करती है। अगर सौम्या के सर पर तो मामूली सी चोट लगी थी, फिर अभी तक क्लिनिक पर जाने का क्या राज है? जी सर, सौम्या का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूं। आखिर ऐसी भी क्या बीमारी है सौम्या को कि उसे अक्सर आपकी क्लिनिक पे आना पड़ता है? पापा जी, डॉली आपकी ही नहीं मेरी भी जान थी। तूने तेजस का नाम नहीं लिया, बड़ी जल्दी भूल गया। तेजस मेरा भी बेटा था पापा जी, मेरा जिगर का टुकड़ा था वो। मैं उसके साथ गलत क्यों करूंगा पापा जी? पापा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन
अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो डॉली की आंख में कोसेगी कि उसके जाने के बाद मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको छोड़कर चला गया। अप्पा जी, आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, लेकिन मैं आपको हमेशा पिता समझा, और पिता का महत्व मुझ जैसे अनाथ से ज्यादा कौन समझ सकता है। साहब, सौम्या के एक नंबर पे लगातार बात होती है। ये नंबर वहां पर भी एक्टिव था जहां पर तेजस का फोन बंद हुआ, और उस लोकेशन में भी एक्टिव था जहां पर हमें तेजस की बॉडी मिली। किसका नंबर है? अमित कपूर, प्रशांत विहार में रहता है सर। और जहां पर हमें तेजस की बॉडी मिली उसके पास ही इसके फादर का फार्म हाउस भी है। मालिक क्या तुम्हारा? क्या हुआ साहब? दरवाजा खोलो, चल दरवाजा खोलो। पूरे फार्म हाउस को चेक करो, उधर जाओ, उस कमरे में देखो, इस कमरे में चेक करो। सब हाँ साहब, अमित बाबा और उसके दोस्त को लेके आते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तू तो यहीं रहता है ना? नहीं साहब, मैं वहाँ मेन गेट पे रहता हूँ, अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। तेजस ने सिर्फ तुम्हारा सर फोड़ा था या कुछ और भी किया था? माँ ने बोला कि अगर कंप्लेन करेंगे तो फिर बदनामी होगी, इसलिए हम लोग आए। और इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया? सौम्या ने कुछ नहीं किया सर, जो किया मैंने किया सर। मैं उसको सबक सिखाना चाह रहा था सर। मैं गया था दूसरे दिन उसके स्कूल में। नहीं सर, उसकी माँ को मैंने नहीं मारा। झूठ बोल रहा है। जिस वक्त तेजस की माँ का मर्डर हुआ उस वक्त तेरा फोन उसके घर के एरिया में एक्टिव था। सर वो क्या है कि मैं तेजस का स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था सर, लेकिन वो स्कूल पे आया ही नहीं था सर। सर मैं उसके घर पे गया तो मैंने देखा कि उसके दादाजी घर के अंदर जा रहे थे सर, तो मैं वहां से चला आया। दादाजी की नाना जी? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कोई बुजुर्ग अंदर जा रहे थे सर। बस। कितने बजे गया था तू वहां पर? सर वो 10:30-11 बजे बस। ये है वो बुजुर्ग? नहीं सर, ये नहीं थे, कोई और था। स्केच बनवा सकता है? अमित के बयान के आधार पर अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि वो बुजुर्ग कौन था जिसे डॉली की हत्या वाले दिन अमित ने डॉली के घर के बाहर देखा था। ये तो गुरबंश है। गुरबंश? कौन गुरबंश? मेरा पुराना कस्टमर 2 महीने पहले मेरे पास आया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए कनाडा के लिए। पासपोर्ट बनवा के वीजा लगवाना चाहता था कनाडा का। वहां बेटी रहती थी इसकी। रहती थी मतलब? मतलब 1 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या बदतमीज, क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे आप लोग? आप रहते हैं सुभाष नगर में, और जिस सुबह डॉली का मर्डर हुआ उस दिन आपका फोन डॉली के घर के एरिया में एक्टिव था सुबह 11 बजे। डॉली का मर्डर भी 11 से 12 के बीच में हुआ। एंड आई एम श्योर कि वहां से जो हमें अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो आपके फिंगरप्रिंट से भी जरूर मैच होंगे। अब आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से पूछें? अरे अंकल जी, आप? पापा जी तो दुकान चले गए। वो मुन्ना कह रहा था घर आए हैं। नहीं तो। और कोई ना आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। ऐसा कर पुत्र, मेरे को जरा पानी पिला दे। हाँ जी, आप आओ, बैठो, अभी लेकर आते। डॉली की नहीं, उसकी बाप की गलती है। मैंने अपनी बेटी के एनआरए से शादी करके उसे कनाडा भेजा। उसके ससुराल वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। मगर इसमें हरकिशन जी की क्या गलती थी? गलती थी। मैंने हरकिशन से कहा मुझे अपनी बेटी से मिलने कनाडा जाना है। पासपोर्ट और वीजा के लिए मैंने उसको पूरे 2 लाख रुपए दिए। अब वो मेरे पैसे खा गया। पूरे 2 लाख रुपए दिए तुझे और तुमने हाथ खड़े कर दिए। हरकिशन तूने अच्छा नहीं किया। गुरबंशी, गरम मत तो, आराम से बात करते। अरे हराम कर दिया तूने। मेरी बेटी रो रो के मुझे रोज बुला रही है और तुम
तुम मुझे रोज लटका रहे हो। लेकिन हरकिशन जी ने तो हमें कुछ और ही बताया। पता नहीं गुरबंश को ये वहम था कि मैं उसका पैसा वापस नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका पासपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन उसका कनाडा का वीजा नहीं लग सका और इसी दौरान उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसके बावजूद भी मैंने गुरबंश को अपने घर बुला के उसे पैसा वापस देने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उस पे क्या धुन सवार थी। वो गुरबंश, ये आपके 2 लाख। मेरी बेटी मेरा इंतजार करते करते मर गई, अब क्या करना इन पैसों का? लेकिन मैंने कोशिश तो की थी। ये तुम्हारे पैसे हैं गुरबंश, रखो। हाँ, मैंने पैसे फेंक दिए। तुमने सिर्फ पैसे नहीं फेंके, तुमने डॉली का भी मर्डर कर दिया। एक पति को अपनी पत्नी से, एक बाप को अपनी बेटी से अलग कर दिया। उसने भी तो मुझे मेरी बेटी से अलग किया। मैं अपनी बेटी के गम में तड़प रहा था और यही तड़प मैं हरकिशन को भी देना चाहता था, इसलिए मैंने डॉली को मार दिया। जग्गी के काम करने के तरीके को हमेशा शक की नजर से देखा गया, लेकिन डॉली की हत्या करने वाला हरकिशन के काम से ही जुड़ा शख्स था। गुरबंश और हरकिशन के बीच हुई 2 लाख रुपए की डील गुरबंश की ऐसी उम्मीद पर टिकी थी जिसने गुरबंश को इतनी हताशा से भर दिया कि वो हरकिशन की बेटी की हत्या कर बैठा। गुरबंश ने जो किया वो कतई माफी के काबिल नहीं है, लेकिन गलती हरकिशन से भी हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।